लास्ट अपन ने वीडियो देखी थी, उसमें अपन ने देखा था मैट्रिक्स की जाति निकाल रहे थे अपन। तो अपन ने देखा था कि कितने तक का निकालते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो अपन देखते हैं आगे की मैट्रिक्स निकालते ही नहीं है और वही उसकी रैंक हो जाती है। लेकिन अपने पास जब इक्वल टू 0 आता है तो उससे छोटी से छोटी अपन उपसारणिक निकाल कर उसकी रैंक निकालते हैं। तो वैसे ही अपन देख रहे हैं क्वेश्चन आगे। देखो क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए की जाति ज्ञात कीजिए। जाति निकालनी है, ठीक है। अपन इसके निकालेंगे। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स देके रखी अपन को 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 7। ये देखो अब अपने पास इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है देखो, R1 R2 और R3। मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, तो ये अपन ने लिख दिया 3। अब देखते हैं कॉलम की संख्या। कॉलम की संख्या कितनी है देखो यहाँ पर, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 एंड ये हो गया C4। 4 कॉलम हो गए, तो ये अपन ने लिख दिया 4। 3 इंटू 4 3/4 की मैट्रिक्स हो गई अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से अपन कितने बाय कितने की सारणिक निकाले ये देखना है अपन को। तो यहाँ पर देखते हैं जितने अपने ये 3 है वो पंक्तियों की संख्या है, 4 है वो कॉलम की संख्या है, ठीक है। तो अपना जो रो ए निकालते हैं वो लेस देन एंड इक्वल टू न्यून 3,4। 3,4 कहाँ से लिखा अपन ने, जो ये अपनी मैट्रिक्स होती है ये निकालने का एक तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है उपसारणिक निकालने के लिए, ठीक है। तो रो ए इज लेस देन एंड इक्वल टू न्यून 3,4। इन दोनों में से छोटा कौन है, 3 है, तो 3 को लेके चलेंगे। मतलब ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, इसकी उपसारणिक बनेगी। वो आया समझ में कैसे लिखते हैं। किसी भी रैंक को लेते हैं रो ए, वो लेस देन एंड इक्वल टू न्यून 3,4 के बराबर होती है, ठीक है। तो न्यून क्या है, इन दोनों में से छोटा कौन सा, न्यून मतलब छोटा और है ना अधिक मतलब बड़ा। तो न्यून की संख्या क्या है यहाँ पर 3 है, तो अपन ने ले लिया यहाँ पर 3। अब देखो रो ए क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 3, मतलब या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटी है, या तो 3 के बराबर है या फिर 3 से छोटी है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, वैल्यू क्या आ रही है। अपन यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स लेते हैं अलग अलग। देखो अपन ने फर्स्ट मैट्रिक्स ले ली, जिसमें से फर्स्ट उपसारणिक अपन ने बना ली, जिसमें से देखो यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम को अपन ने छोड़ दिया, ये वाला कॉलम अपन ने छोड़ दिया, बचे ये तीनों थे वो अपन ने लिख दिए। देखो यहाँ पर 4 2 1 6 3 4, ये ले लिया अपन ने 6, ये ले लिया 3, ये हो गया 4। फिर क्या बचा अपने पास 2 1 एंड 0, ये लिख लिया अपन ने 2, ये लिख लिया 1, ये लिख लिया अपन ने 0। ये अपनी एक उपसारणिक बन गई। अब इस उपसारणिक का मान निकालेंगे, और देखेंगे कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारणिक बना ली अपन ने, इसका मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालते हैं अपने को पता ही है। फर्स्ट एलिमेंट का मान निकालना हो तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो दोनों छूट जाएंगे, बचे ये दोनों जितना भी पार्ट है उसको लिखेंगे। तो ये देखो 4 कोष्टक 1 का मल्टीपल 4 से करेंगे, देखो इसका मल्टीपल इससे करेंगे और इसका मल्टीपल इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, माइनस 3 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। किसी की संख्या का 0 के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 कोष्टक 4 माइनस 0 माइनस, फिर अपन सेकेंड ले रहे हैं ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली पंक्ति हट जाएगी और ये वाला कॉलम हट जाएगा। बचा कौन सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इन दोनों का करेंगे मल्टीपल, 6 का मल्टीपल 0 से करेंगे और 2 का मल्टीपल 4 से करेंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस 2 के लिए ले रहे हैं ना, तो 2 लिखा अपन ने कोष्टक। अब देखो यहाँ पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो 0 और इसका मल्टीपल इससे किया तो कितना आ गया 8 आ गया। तो ये अपन ने लिख दिया 8 और माइनस 0 प्लस, फिर अपन लेंगे वैसे ही नेक्स्ट 1 के लिए। तो 1 के लिए लेते ही ये वाला कॉलम हट जाएगा और ये वाली रो हट जाएगी। ये बचा पार्ट है उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पर 6 का मल्टीपल 1 से और 2 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 6
ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करो। देखो 4 इंटू कोष्टक में क्या है 4 माइनस 0, ठीक है, 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। माइनस का निशान है, माइनस का निशान वैसे का वैसा लिख देंगे अपन। अब देखो 8 में से 0 गया तो क्या बचेगा 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, प्लस 6 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये देखो ये प्लस का 16 है, माइनस का 16 है, 16 में से 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 0, तो ये अपना आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरी सारणी लेके चलेंगे। इसमें से फर्स्ट में अपन ने ये वाला कॉलम छोड़ दिया था, अब सेकंड में अपन कोई भी एक कॉलम छोड़ देते हैं। मान लो ये अपन ने ये वाला कॉलम छोड़ दिया, सेकंड वाला कॉलम अपन ने ये वाला जो थर्ड वाला कॉलम है वो छोड़ दिया अपन ने, बचा क्या C1 C2 और C4। उसको लेके चलेंगे अपन, सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो 4 1 3, ये 4 बचा, या फिर ये इसको छोड़ दो, सेकेंड वालों को किसी को भी छोड़ दो और सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लिखा है तो ये वाला छोड़ देते हैं अपन, ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं। बचा क्या ये C1 C3 और C4, C1 C3 और C4 बचा। इन दोनों को लेकर, इन तीनों को लेकर सॉल्यूशन करेंगे। देखो 4 1 3, सेकेंड बचेगा 6 4 और 7, ये लिख दिया अपन ने 6, ये 4 और ये 7। फिर बचेगा अपने पास 2 0 और 7, तो ये लिख दिया अपन ने 2 0 7, ठीक है। अब इसका भी वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीपल 4 से करेंगे 28। यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट में इसको लेके चलेंगे 4 को, तो ये वाला कॉलम छूट जाएगा और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। बचा क्या, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर 4 आगे लिख दिया, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, और 4 का 7 के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ये 4 कोष्टक 28 माइनस 0, सेकेंड साइन माइनस का हो जाएगा, ये अपन ने लिख दिया माइनस। फिर अपन किसका निकाल रहे हैं 1 का, तो ये लिख दिया 1। अब क्या करेंगे, ये वाला कॉलम छूट जाएगा और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। बचा क्या 6 7 और 7 2, 7 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 7 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, तो ये लिख दिया अपन ने 42 माइनस 14, प्लस नेक्स्ट किसका करेंगे अपन 3 का, ये लिख दिया अपन ने 3। अब देखो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, ये वाली पंक्ति छूट जाएगी, ये इतना पार्ट बचा उसका मल्टीपल करेंगे। 6 का मल्टीपल 0 से करेंगे 0, 4 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 28 में से 0 गए तो कितने बचे 28, 28 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, ठीक है। माइनस का साइन है तो 42 में से 14 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 28, 28 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28, तो लिख दिया माइनस 28। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज लिख देंगे अपन। फिर देखो यहाँ पर 8 में से 0 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, सॉरी 8 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो ये अपन लिख दिया 24। अब इन तीनों का जोड़ करके इन दोनों को जोड़ करके इसमें 112 में घटाएंगे तो अपने पास 0 वैल्यू तो नहीं आएगी, मतलब ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर 0 के बराबर आ जाता ये भी, और अगर एक और सारणी निकालते वो भी 0 के बराबर हो जाती तो अपनी वैल्यू क्या होती इसकी, जो अपन रो निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती अपनी 3 से छोटी हो जाती। मतलब फिर 2 के लिए निकालते अगर सबकी वैल्यू, अगर ये निकाला और इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाती, और आगे और सारणी कोई अलग अलग निकालते हैं उसकी वैल्यू भी अगर 0 के बराबर आ जाती तो क्या हो जाता ये अपना लेस देन 3 हो जाता। मतलब अपन 2/2 की रैंक देखते हैं, फिर अपन 2/2 की उप सारणी बनाते हैं और फिर सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है अपने नॉट इक्वल टू 0 आ गई है, मतलब इसकी रैंक अब क्या लिखेंगे अपन रो ए इज इक्वल टू 3। क्यों लिखा 3, क्योंकि अपनी रैंक है वो 3 के बराबर आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 था। अगर इक्वल टू 0 हो जाता तो अपनी रैंक 3 नहीं होती और आगे सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन जैसे ही अपना नॉट इक्वल टू 3 आ गया और कितने बाई कितने की थी 3/3 की थी अपनी, तो अपनी रैंक कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। समीकरण का निकाय देखते हैं अपन, अलग अलग है निकाय इसके, अपन 1 बाय 1 देखेंगे।
दो टाइप की कंसिस्टेंसी होती है, एक होता है संगत, एक होता है असंगत। निकाय के दो पार्ट होते हैं, एक होता है संगत निकाय और दूसरा होता है अपने पास असंगत निकाय। ठीक है, संगत निकाय के भी दो पार्ट होते हैं, संगत निकाय में दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट का नाम है, एक तो फर्स्ट होता है वो होता है अद्वितीय हल और सेकंड होता है अपना, उसको कहते हैं अपन अनंत हल। एक होता है अद्वितीय हल, दूसरा होता है अपना अनंत हल। ठीक है, किस में होता है ये? संगत में। और असंगत में होता है कोई हल नहीं। तीन पार्ट अलग अलग हो गए। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन मतलब निकाय का समीकरण। निकाय का समीकरण क्या होता है? दो होते हैं अलग अलग, एक होता है संगत, एक होता है असंगत। संगत के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है अद्वितीय हल और दूसरा होता है अनंत हल। और संगत का एक पार्ट होता है जिसका अर्थ है कोई हल नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट देखो अपना, समघात रैखिक समीकरण निकाय हल। समघात समीकरण जो होती है उसके लिए अपने निकाय का हल कैसा होता है? पार्ट यही तीनों होंगे, लेकिन किसका कौन सा होता है ये चीज़ अपन को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन दे के रखते हैं अपने पास, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डैश 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 a1n xn इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन अपन लेके चलेंगे इसकी, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डैश 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 प्लस a2n xn इज इक्वल टू 0 डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस amn xn इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई अपनी इक्वेशन। 1 बाय 1 अपना मैट्रिक्स रूप जो होता है उस हिसाब से अपन ने देखा था, ax इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखते वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे। देखो अब इससे अपन मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? a11 a12 डैश 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 a1n a21 a22 a2n। फिर क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसमें? am1 am2 डैश 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 amn। ठीक है, अब देखेंगे अपन यहाँ पर क्या x1 x2 x3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 डैश 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 xn। ये स्तंभ के रूप में होता है, मैंने पहले भी बता रखा है। और इक्वल टू में क्या है? 0 0 0, तो ये लिख दिया अपन ने 0 0। लास्ट टर्म भी क्या आ जाएगी इसकी? 0 आ जाएगी। अब क्या करेंगे इस समीकरण में? ये कौन सा रूप हो गया? ax इज इक्वल टू 0 वाला। a मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स ये वाली। x मतलब क्या हो गया? अज्ञात राशियों की संख्या x1 x2 xn और 0 ये वाली मैट्रिक्स हो गई इक्वल टू में। ठीक है, अब इस समीकरण में अपन देखते हैं कि तीन कंडीशन संगत और असंगत की कैसे आती है। ठीक है, तो अपन जब ये मैट्रिक्स A की जाति निकालते हैं, अभी अपन ने निकालना सीखा ये वाला जाति कैसे निकालते, रो A ये निकालना सिखाया था अभी मैंने। तो बस इसी के अकॉर्डिंग देखना है अपन को कि ये जो अपन मैट्रिक्स है उसकी सारणी निकाल रहे हैं और जो संवर्धित मैट्रिक्स है उसकी जाति A अनुपात B में जो ये संवर्धित मैट्रिक्स लिखते हैं उसकी जाति और जो रैंक ऑफ A है उसकी जाति दोनों इक्वल हो, और जो ये वाली वेरिएबल अज्ञात राशियों की संख्या है इनकी संख्या भी इसके बराबर हो, तो अपना जो निकाय होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय। अद्वितीय हल निकाय होगा। ठीक है, सेकेंड अपन देखते हैं, जब मैट्रिक्स A की जाति और संवर्धित मैट्रिक्स AB की जाति अगर बराबर हो लेकिन जो अज्ञात राशियों की संख्या है वो इनसे छोटी हो, लेस देन हो, अज्ञात राशियों की संख्या क्या हो? इससे लेस देन हो, तो अपने निकाय का जो हल होगा वो कैसा होगा? अनंत हल होगा। ठीक है, ये तो हो गए दोनों संगत निकाय के हल। ये दोनों थे वो किसके थे? संगत निकाय के। अब देखो थर्ड कंडीशन आ जाएगी, जो अपनी मैट्रिक्स A की जाति है वो संवर्धित मैट्रिक्स AB की जाति दोनों अगर नॉट इक्वल टू हो, मतलब बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो तो अपना जो निकाय है उसका कोई हल नहीं होगा। ये कौन सा है? असंगत। ये कौन सा हल हो गया अपना? असंगत। तो तीन पार्ट अलग अलग हो गए। संगत निकाय, संगत निकाय के दो पार्ट, एक तो अद्वितीय हल होता है और एक अनंत हल होता है। अद्वितीय हल कब होगा? जब अपने मैट्रिक्स A की जाति संवर्धित मैट्रिक्स AB की जाति के बराबर हो और इसमें अज्ञात राशियों की संख्या है वो भी इसके बराबर अगर हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे अपन? अद्वितीय। लेकिन अगर जब अपनी जाति की मैट्रिक्स A की है जो जाति है वो
और जो अपनी संवर्धित मैट्रिक्स ए बी की जाती है वो दोनों तो इक्वल हो, लेकिन जब उसकी अज्ञात राशियों की संख्या देखें तो वो लेस देन हो इससे, तो क्या कहलाती है, अज्ञात राशियों से ये दोनों लेस देन हो तो क्या कहलाएगा, अपना हल है वो अनंत हल कहलाएगा। ठीक है। और थर्ड कंडीशन वैसे असंगत निकाय की है। असंगत निकाय में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए की जाति मैट्रिक्स ए बी की जाति के बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अपना हल है वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना समघात रैखिक समीकरण निकाय का हल हो गया। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे अपन आगे।